और बिहार की कुर्सी पर आपको इसलिए नीतीश कुमार बैठा दे क्योंकि आप लौकुश समीकरण का हिस्सा है। कितना गाली दिए, कितना नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति उतारे, कितना कुछ, ये सब भूल जाए नीतीश कुमार चुप भी रहेंगे और भाजपा का वोट बैंक जो है वो बृहद होगा। क्योंकि नीतीश के अगर वोट बैंक का जाति के आधार पर जीत के चुनाव जिताना पड़े तो नीतीश कुमार कहीं दिखेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार को झटका भी लगेगा, नीतीश कुमार चुप भी रहेंगे और भाजपा का वोट बैंक जो है वो बृहद होगा। नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार बार बार लौकुश के दम पर ही न कूद रहे थे। आज जब पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से एक चैनल द्वारा कि आप पर आरोप लग रहा है कि 2025 तक आप रहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार के साथ, तो क्या कहा उन्होंने? अधिकार नहीं है उनको पूछने का। अब ये बात रही कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनके वोट बैंक पर भाजपा की दृष्टि है, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। छिपकली दरवाजे में फंसे या छिपकली की पूंछ फंसे। और नाराजगी में लिया गया फैसला था उनकी ललन सिंह को पार्टी की कमान दे दी, लेकिन ललन सिंह उस समीकरण का हिस्सा ही नहीं है। अब ये बात रही कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनके वोट बैंक पर भाजपा की दृष्टि है, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। छिपकली दरवाजे में फंसे या छिपकली की पूंछ फंसे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। ये चीरफाड़ बिहार की राजनीति की भाजपा और जदयू की होगी। जदयू की बात करेंगे तो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की होगी। इसलिए कि नीतीश कुमार लगातार जिस आधार पर, जिस समीकरण के आधार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उस समीकरण को भाजपा समझ चुकी है। भाजपा के दिमाग में कई तरह के प्लान चलते हैं और भाजपा धीरे धीरे उस प्लान को एग्जीक्यूट बिहार में करती है। आपने वो समय भी देखा होगा जब भाजपा की 2 सीटें हुआ करती थी और आज देश के कई राज्यों में सरकार है। बिहार में भाजपा की स्थिति क्या थी? नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे भाजपा चलती थी और अब नीतीश कुमार को उसी बैसाखी की जरूरत पड़ गई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो राजद अपने आप को मजबूत कर रही है। राजद भी एक अलग गेम प्लान के साथ चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार अपने रणनीति में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं और समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। नहीं बदलाव होने के बाद कहा जाता है कि सत्ता और रोटी नहीं पलटने पर खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में वही चीजें अब सामने आने लगी है। भाजपा ने आज प्रस्तावित एक कार्यक्रम किया जिसमें सम्राट अशोक को लेकर पिछले दिनों जो मामला हुआ था उसको भुना दिया गया, यानी अब वो मामला कोई याद नहीं रखेगा। उपेंद्र कुशवाहा का लगातार बयान देना, भाजपा के खिलाफ बोलना, प्रदर्शन करना, सब खत्म हो गया आज के कार्यक्रम के बाद। सम्राट अशोक का कार्यक्रम सम्राट चौधरी कर रहे थे, बिहार सरकार के मंत्री, और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। देश के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम के जरिए बिहार में क्या दर्शाना चाहती है भाजपा? इस कार्यक्रम के जरिए नीतीश की पार्टी में कैसे सेंधमारी कर रही है भाजपा? इस कार्यक्रम के जरिए क्या करना चाहती है भाजपा? तमाम सवाल हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं इन्हीं सभी सवालों के साथ। डॉक्टर साहब, कई सवाल उठ रहे हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश के वोट बैंक में भाजपा सेंधमारी कर रही है, नीतीश कुमार को लगातार बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए कैसे कर रही है? ये कार्यक्रम आज हुआ है जो, तो एक बात तो आपने बहुत सही कह दी कि सम्राट अशोक को लेकर भाजपा का प्रेम उमड़ गया है जी। अब देखिए, सम्राट लड़ावा जा रहा है। सम्राट अशोक के लिए किसको उतारा गया? सम्राट चौधरी को। और यहाँ देखिए, बार बार जो मैं कहता हूँ कि जैसा आप सामने दिखाइएगा बीमारी, वैसे ही भाजपा इलाज कहावत है ना, जे रोगिया के भावे से वैदा फरमाए, वही है, वही इलाज है। मुकेश सहनी जिस वक्त उत्तर प्रदेश का रुख किए, उस वक्त ही उनको योगी से भिड़ने नहीं दिया गया। वो वहाँ लड़ने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ इनको घर में बिठा दिया गया अजय निषाद जी को। अजय निषाद ने जो बातें कही वो सारी बातें आज भी कालजयी हैं जी। एक एक चीज हुआ है मुकेश सहनी के साथ। पार्टी छूट गया, विधायक टूट गए, पार्टी के लोगों ने छोड़कर कहीं ना कहीं वो भागे, मंत्री पद से हटना पड़ा। अब एमएलसी की बात है तो वो भी हो जाएगा फैसला जी, अब तो हो ही गया है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इतना कुछ होने के बाद इसमें से एक समीकरण बाहर निकला कि जैसा लोहा वैसा ही लोहा उधर से लड़ाया जाएगा। यानी निषाद को निषाद से भिड़ाएंगे, लौकुश आएंगे तो लौकुश से भिड़ा दिया जाएगा। ये सम्राट अशोक वाला प्रकरण आपको याद है, भाजपा पर किस तरीके से एक आरोप लगाकर एक साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को घेरने की कोशिश की थी।
जी। भाजपा में किसी साहित्यकार में जुड़े रहने की कभी खबर आई, जी। उस साहित्यकार ने सम्राट अशोक को लेकर कोई टिप्पणी दी, जी। उस टिप्पणी के बाद जदयू का एक पूरा बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ, और उसने उस साहित्यकार की बजाय भाजपा की तरफ लड़ाई मोड़ दी। जी। संजय जायसवाल और उनके प्रवक्ता फिर खुद उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो फेसबुक पर लड़ाई हुई, कितनी कड़वी लड़ाई थी, कितना कुछ था। जब भाजपा के संजय जायसवाल ने खुद केस करा दिया उस साहित्यकार पर, और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उस साहित्यकार से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको लगता नहीं है कि विवाद जबरदस्ती का बढ़ाया गया था? जी। पटना की सड़क पर जो लोग उतरे थे उन्होंने हत्या तक कर देने की धमकी दी थी, याद है मुझे, आप ही ने इंटरव्यू लिया था कई लोगों का। मरने मारने की बात की जा रही थी कि सम्राट अशोक के चलते हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे अपमान किया गया हमारे पूर्वज का, ये वो। आज भाजपा ने सम्मान दिया तो काहे नहीं खड़े हुए वहाँ? आज भाजपा जब सम्मान दे रही थी तो उसमें भाजपा के लोग तस्वीर दिखाई ना, भाजपा के लोगों के अलावा किसी की तस्वीर दिख रही है क्या? मैंने जदयू में कोई लव कुश समीकरण का नहीं है, जदयू में कोई मौर्यवंशी नहीं है, जदयू में कोई सम्राट अशोक का वंशज नहीं है, अलग से कीजिएगा, एक ही आदमी का जन्मदिन 4 बार मनाइएगा। तो जब आप कहते हैं, जब दलितों के नेता जब आगे कहते हैं कि नहीं हमारे सम्माननीय है, उनकी तस्वीर नहीं फेंकनी चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब सम्राट अशोक के वंशज आकर कहते हैं जदयू के लोग खास तौर पर कि सम्राट अशोक हमारे हैं, तो जब भाजपा वाले कहते हैं राम उनके गुरु हैं, उनके पूर्वज हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं? मानिए, सब एक दूसरे का सम्मान करें। और बात अगर तिरस्कार की भावना की है तो भाजपा ने तब भी स्पष्ट कर दिया था कि उनका कोई मतलब लेना देना नहीं उस साहित्यकार का। और बात जहां तक रही सम्मान की, तो आज जब सम्मान देने की बात आई तो जदयू के लोग कहाँ थे? आपको पता है कि जदयू भी प्रस्तावित कर चुकी है, खुद एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। यानी ये जो कार्यक्रम करके लवकुश को एकजुट करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिस तरीके से आपने सुना था कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार अड़ गए थे जी। अब पिछले कई महीनों से तो नीतीश कुमार जी के मुंह से सुना नहीं है आपने, नहीं बोल रहे, सुने नहीं ना है, लेकिन उधर कितना सुन रहे थे, उधर बहुत था। अब जब भाजपा मजबूत हुई तो नीतीश कुमार धीरे से दुबक कर बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने मैसेज तो क्लियर दे दिया था, मुकेश सहनी का जो हाल किया गया उसके बाद बिहार की राजनीति में कई लोगों का ऐसा हाल होगा जी। लेकिन तत्काल में किसका होगा? जदयू का। जदयू के लवकुश समीकरण को तोड़ देने से, ध्वस्त कर देने से नीतीश कुमार को झटका भी लगेगा, नीतीश कुमार चुप भी रहेंगे, और भाजपा का वोट बैंक जो है वो बृहद होगा। उसमें जो सेंधमारी करने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे थे वो नहीं होगा। भूपेंद्र यादव को लाना, नित्यानंद राय को लाना, ये क्या रणनीति का हिस्सा है? राजद को रोकने का, राजद के समीकरण को तोड़ने का, ध्वस्त करने का, और बहुत हद तक सफल रही भाजपा। आज भाजपा बिहार में नंबर 1 पार्टी है, राजद से आगे निकल गई, जोड़ तोड़ करे या जोड़ घटाव करे, जो भी करे, भाजपा ने यहाँ तक पहुंचाया ना अपने आप को। और कल जो एमएलसी के चुनाव का रिजल्ट आया, आपने क्या देखा? राजद को भी भाजपा का फॉर्मूला एक्सेप्ट करना पड़ा, भूमिहारों को अपने साथ लाना पड़ा, भूमिहारों के लिए गेट दरवाजा सब खोल दिया गया, खिड़की सब, जहां से आना है आ जाइए। क्यों हो रहा है ये? जो भूरा बाल समाप्त करने का जो तथाकथित रूप से आरोप लगता है जिस पार्टी पर, वो आज समावेश की बात कैसे कर रही है भूरा बाल को? क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने उस समीकरण, उस मिथ को तोड़ दिया है। और भाजपा ने क्या किया? अब सारे दलितों को आपस में भिड़ा दिया है, सबको छोड़ दिया है लड़ने के लिए। लड़िए और आप आपस में उस वोट बैंक के लिए जितना जान एक दूसरे का मारना है मारिए। उससे क्या होगा? हिंदू पोलराइजेशन होगा। हिंदू पोलराइजेशन होगा तो हमेशा भाजपा फायदा उठाएगी। हिंदू पोलराइजेशन में जो लोग उसके आगे आ रहे हैं उन सबको दवाई दिया जा रहा है। मुकेश सहनी 13% कर रहे थे, चल गए साइड। अब बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बार बार लवकुश के दम पर ही ना कूद रहे थे। आज जब पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से एक चैनल द्वारा कि आप पर आरोप लग रहा है कि 2025 तक आप रहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार के साथ, तो क्या कहा उन्होंने? कि अधिकार नहीं है उनको पूछने का। आपको अधिकार है दूसरे के पार्टी में इंटरफेयर करने का, आपको अधिकार है प्रधानमंत्री बनाने का नीतीश कुमार को, जब वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। जबरदस्ती आप क्यों बना रहे हैं? आप इसलिए नहीं बना रहे कि बिहार की कुर्सी खाली हो जाए, और बिहार की कुर्सी पर आपको इसलिए नीतीश कुमार बैठा दे क्योंकि आप लवकुश समीकरण का हिस्सा है। कितना गाली दिए, कितना नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति उतारे, कितना कुछ, सब भूल जाए नीतीश कुमार। नीतीश नहीं भूलते हैं। आपने कह दिया कि हाँ नीतीश कुमार भाजपा से भी अलग हुए थे, दोनों का बहुत कुछ दुराव हुआ था। अगर दुराव हुआ भी था तो बहुत जल्दी दोनों पार्टी आपस में एकजुट हुई थी। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हुआ था कि भाजपा के अलावा उनके पास बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। अगर राजद साथ रहेंगे तो राजद ले जाएगी, भाजपा भी ले लेगी, लेकिन भाजपा धीरे धीरे पाइथन की तरह ले लेगी। आज नीतीश कुमार के पास कम से कम इतनी ताकत तो है ना, चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बने, फिर भी मुख्यमंत्री अपने बने। चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी उन्होंने ताकत अपनी बढ़ाई,
और जब माफ कीजिए, जब चुनाव हुआ तारापुर और कुशेश्वर का, तो नीतीश कुमार की तरफ से भाजपा भी खड़ी रही, भले पर्दे के पीछे जो आरोप लगे, लेकिन स्पष्ट दिखा ना आपको। अब कल एमएलसी चुनाव की बात कीजिए, एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपना हिस्सा उठाया ना, बढ़िया से उठाया। कल भी नीतीश कुमार फिसड्डी निकले, कल भी वो राजद के सामने तो काफी फिसड्डी निकले, और कल भी ये साबित हो गया कि एक भी लवकुश समीकरण के व्यक्ति जीत कर नहीं आया। ये क्या स्थापित करता है? उस समीकरण को भाजपा बिहार में पनपने नहीं दे रही है, और आपको मजबूर भाजपा कर रही है कि उसी के गेम को खेलिए। आप जातिगत डिवाइड की बात कीजिएगा, भाजपा धर्म के आधार पर तोड़ेगी, और धर्म के आधार पर तोड़कर वो सीधे लड़ाई कर लेगी, और उसमें पोलराइजेशन होगा। आज जो सम्राट अशोक हों या फिर जो भी अपने समाज के लोग लवकुश जोड़ते हों, राम के वंशज ही लवकुश है ना जी। लेकिन लवकुश को अलग करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम एक बड़ा समीकरण बनाएं, और उस समीकरण के आधार पर हम भाजपा से भी लड़ लें, और कहीं ना कहीं जदयू माफ कीजिएगा राजद से भी बड़ा वोट बैंक लेकर आए। तो एक बात हमको बताइए, ये सतीश कुमार क्यों चले गए लोजपा में? नीतीश कुमार के गुरु हैं, नीतीश कुमार के साथ लवकुश समीकरण के थे। बिहार में पहला लवकुश समागम उन्हीं का किया हुआ है। बिहार में लवकुश समीकरण के तहत पर पहली बेटी रोटी का रिश्ता उन्होंने स्थापित किया था। तो वो लोजपा में क्यों चले गए चिराग पासवान के साथ? क्यों वहां नीतीश कुमार नहीं पकड़ पाए? ये सारी रणनीतियां भाजपा की हैं, ये सब कुछ भाजपा करा रही है। बिहार में अंतिम समय में भाजपा ने जब ये भाप लिया कि नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो लवकुश समीकरण के आधार पर अपनी ताकत बढ़ाएं और भाजपा को कॉर्नर करने की कोशिश करें, भाजपा को एक बार फिर से कमजोर करें और फिर मुख्यमंत्री बने रहें, या जो करना हो करें। लेकिन सम्राट चौधरी को सामने करके सम्राट अशोक को हाईजेक करा लिया, और वो जो वोट बैंक लवकुश का था उसमें सेंधमारी कर ली जी। आज जो जुटान हुआ वो जुटान कल भी कहीं ना कहीं होगा, देखना होगा कि किसके यहाँ ज्यादा शक्ति। अब किसने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया? कल तो उपेंद्र कुशवाहा पर तलवार लटक गई कि अब उत्तर प्रदेश से कहां से वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बुलाएंगे। खुद नीतीश कुमार शामिल होंगे कि नहीं, इसमें भी बहुत बड़ी एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सतीश कुमार के कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए थे, याद कीजिए समय। तो फिर से हिस्ट्री रिपीट कर रहा अपने आप को। नीतीश कुमार कोई भी जब रिलीजियस कार्यक्रम कास्ट वाला कार्यक्रम होगा तो उससे अपने आप को दूर तो रखेंगे ना, क्योंकि नीतीश के अगर वोट बैंक का जाति के आधार पर जीत के चुनाव जीत के आना पड़े तो नीतीश कुमार कहीं दिखेंगे ही नहीं। तो लेकिन जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उस समीकरण के नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल मौजूदगी वही तो बात है। आपने वोट बैंक तो दिखा दिया कि सेंधमारी भाजपा ने कर ली, अब जरा पार्टी की सेंधमारी कैसे की है जान लीजिए। आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार की पार्टी पर भाजपा अपना चक्र चला रही है जी। जिस वक्त नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि भाजपा ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि अब भाजपा से रिश्ते अच्छे करके ही वो बिहार में अपना चला सकते हैं, उस वक्त उन्होंने आरसीपी सिंह को सामने किया। लेकिन आरसीपी सिंह जब लगे खेलने भाजपा के हाथों में और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रिय हो गए, तो नीतीश कुमार को लगा कि ये तो वही काम करेंगे जैसा कि मैंने सुशील मोदी के साथ भाजपा के साथ किया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने उनको हटाकर, और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने मंत्री बनने के बाद जो बिना नीतीश से डिस्कशन किए हुए जो डिसीजन लिया उससे भी नीतीश नाराज थे, और नाराजगी में लिया गया फैसला था उनकी ललन सिंह को पार्टी की कमान दे दी। लेकिन ललन सिंह उस समीकरण का हिस्सा ही नहीं है। भूमिहार तो भाजपा के साथ है, और भूमिहारों ने भाजपा के बाद भी तय कर लिया है कि वो कहाँ जाएंगे। अब तो दरवाजा खुला हुआ, नीतीश के पास तो नहीं जा रहे हैं। ललन सिंह प्रयास बहुत कर रहे हैं, और प्रयास की सराहना भी होनी चाहिए कि ललन सिंह ने भूमिहारों को बहुत सटाया है, और कम से कम अपने क्षेत्र के भूमिहारों को तो टेंडर ठेका देकर उन्होंने बहुत हद तक मैंने मामला सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन वही बात है ना कि भूमिहार इतने कमजोर नहीं है और इतने राजनीतिक रूप से अक्षम नहीं है कि वो तय नहीं कर सके कि किस तरफ उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब तो समझ में आ गया ना, भाजपा और राजद से जीत के आ रहे भूमिहार, आपने टिकट नहीं दिया तो कैसे जीत के आएंगे? अभी तो प्रतिनिधित्व मांगेंगे ना, और आपको वहां देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जान लीजिए जिस तरीके से आरसीपी सिंह आज बोचहा में बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए, बुलाया तो नहीं गया था, दिल्ली से बुलाया गया होगा, जदयू तो नहीं बुलाया था। नीतीश कुमार का तो कार्यक्रम 10 तारीख का है, और मैंने आपसे कहा भी था, कई लोगों ने कहा था कि नहीं नमन जी आप कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं। मैंने तब भी कहा था कि मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार जी जाएंगे, और अभी तो समय है 10 तारीख तक, दिखेगा कि नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन आरसीपी सिंह को उतार कर, जदयू की बी टीम को उतार कर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश की आवश्यकता हमें नहीं है, लवकुश ही है हमारे पास। और लवकुश ही नहीं है, सुहेली मेहता भी बगल में बैठी हुई हैं, आपने प्रवक्ता से हटा दिया, अब वो आरसीपी सिंह के साथ बैठी हुई हैं। बहुत जल्दी बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पंचनामा को देखिए, इसके पिछली किस्तों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। राजनीति और पत्रकारिता में खुलकर कोई बात नहीं कही जाती है, खासतौर पे जब बातें सारगर्भित हो, अंदर छुपी हुई हो। फिर भी पंचनामा में मैं प्रयास करता हूं कि जितना मुखर होकर और जितना खुलेआम हो सकता है अपनी बातें रखूं, और मैं इस बात से नहीं डरूं कि मेरी बातें सही या गलत होंगी। हाइपोथेसिस है, इंटरनल बातें हैं, अंदर की चर्चाओं के दम पर ही आगे राजनीति का जो है वो लिखा जाता है सब कुछ। और अब तक जितना कुछ हमने कहा है लगभग सब कुछ तो सही हुआ ही है। अब ये बात रही कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनके वोट बैंक पर भाजपा की दृष्टि है, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। छिपकली दरवाजे में फंसे या छिपकली की पूंछ फंसे, एक को तो निकालने के लिए छिपकली को एक की कुर्बानी देने पड़ेगी। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो जो समीकरण जिसके आधार पर लगातार मजबूती प्रदान करते हैं वो अपने दल को, और उसी के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा की वापसी भी की गई थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसी बात की है कि आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम आपको करना है। उपेंद्र कुशवाहा कर भी रहे हैं, लेकिन भाजपा के सामने हमेशा बौने साबित हो जा रहे हैं। एक बार फिर से कल का उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन ये तय कर देगा कि लौकुश समीकरण के बड़े नेता सम्राट चौधरी भाजपा की तरफ से हो गए या इधर आरसीपी सिंह के जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं। कल के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से विस्तृत पंचनामा होगा लौकुश समीकरण का और दोनों दिन के कार्यक्रम का। उसके बाद बिहार की राजनीति में साफ हो जाएगी कि लौकुश समीकरण और नीतीश कुमार का दल जदयू इसके तरफ जा रहा है। देखिए एक बात तो जान लीजिए, नीतीश का नंबर आए ना है, उपेंद्र कुशवाहा का टाइम यही है जी। वो रडार पर है, भाजपा टाइम आ गया है एकदम, तो उनका टाइम आ चुका है। अब दिक्कत यहाँ ये है कि चूंकि लोजपा के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी ग्रुप नहीं कर पा रहे हैं, चाचा से अपने डिफरेंसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वरना चिराग पासवान को अब तक भाजपा अपने साथ ले लेती। हालांकि भाजपा ने कहा है कि चिराग हमारे साथ है, एनडीए का हिस्सा अभी भी बोल रही है भाजपा, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि चिराग पासवान की पार्टी, ये उनके लिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी बात है, नीतीश के लिए, कि उपेंद्र कुशवाहा की चिराग पासवान में पार्टी को रिग्रुप नहीं कर पाए हैं, वरना चिराग पासवान की एंट्री कराकर उपेंद्र कुशवाहा पर तलवार लटका दिया गया होता अब तक जी कि आप आएंगे तो ये भी आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, कब तक जी, ईद नहीं तो अगला होली आ जाएगा, होली नहीं तो कुछ और आ जाएगा, आना ही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की अग्नि परीक्षा है, और उसी अग्नि परीक्षा को अगर पार कर लेते हैं तो आरसीपी वाला जगह मिलेगा, यानी तो उपेंद्र कुशवाहा का फिर से वही स्थिति होने वाला है जो पहले था। और जदयू में क्या स्थिति बनेगी उनकी आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, खास कर तब जब वो कार्यक्रम कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।